world is a beautiful place to live, with the abilities gifted by nature to do our work, enjoy our leisure times, the abilities which makes us accomplish our daily routine activities. But for some, the world changes completely after a drastic event causing spinal injury, turning them into a paraplegic or a quadriplegic for life. Spinal cord injury occurs when there is any damage to the spinal cord, which blocks communication between the brain and the body. After a spinal cord injury, a person's sensory, motor, and reflex messages are affected and may not be able to get past the damage in the spinal cord. Sensory messages involve feelings of hot, cold, touch, pain, pressure, and body position. Motor messages tell the muscles in your arms, hands, fingers, legs, toes, chest, and other parts of your body how and when to move. Reflex messages are involuntary, protecting your body by an instinctive reaction. Also, since messages between the bowel and bladder and the brain may no longer travel up and down the spinal cord, these functions may undergo dramatic changes. Spinal cord injury is a very devastating injury, both physically and psychologically. Please remember a young man, 20-year-old, running around, doing everything, no problem, and suddenly he is bedridden. And he finds that his legs are not moving. And he also finds that he has no control over his urination and defecation. And this is a shock which he finds very difficult to control. मैं 1994 में 20 महिलाओं को बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसके कारण मैं पिछले 20 वर्षों से व्हीलचेयर पर हूँ। इंडो पाकिस्तान का वार में मेरे को शेल इंजरी हुआ था मेरा स्पाइनल कॉर्ड में। उस समय मेरा बहुत दुख रहा, लेकिन मैं अभी क्या करूँ, मुझे चलना मुश्किल है, हमारा छाती के नीचे कोई सेंसेशन नहीं है, उसको क्या करूँ करके मेरे दिल में बहुत हुआ था। अभी देखो तकरीबन 39 इयर्स क्रॉस हो गया। अभी मैं काम भी करता हूँ, अभी दूसरा आदमी को भी मैं सिखाता हूँ। मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भाग लिया, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, बहुत जगह पर मैं गया, बहुत मेडल मैं जीता, भारत देश के लिए भी जीत के मैं दिखाया। लेकिन आर्मी में सब कुछ है, मैं सिविलियन लोगों को बाहर से जाकर देख रहा हूँ, बहुत मुश्किल से जी रहा है। सच बताता हूँ, लोग अपना बेड सोर, अपना यूरिन इन्फेक्शन होकर बहुत तड़प रहा है, बहुत लोग। ये पता नहीं क्या है, हमारा सिविल सोसाइटी हमको सपोर्ट क्यों नहीं करता। ये थोड़ा से सपोर्ट कर दिया ना, हमारे सिविल सर आदमी लोग भी आगे बढ़ सकता है, उनको भी अपना व्हीलचेयर में बैठ के अपना खुद जीने के लिए मौका मिलेगा। मैं कश्मीर से हूँ, मेरा नाम दिलदार अहमद है। एक छोटी सी हादसे ने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। एक दोस्त ने हाथ खींचा, मैं पीछे की ओर गिर गया। तो जब हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ जाके पता चला कि मुझे स्पाइनल इंजरी हुई है। हमें ये भी नहीं पता थी कि स्पाइनल इंजरी होती क्या है। तो जब मैंने चाहा कि मैं अपनी टांगें हिलाऊँ, मैं कुछ करूँ, मैं पेशाब करूँ, मैं नहीं कर सका, तो सिटन सा में रह गया। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसको घर ले जाओ, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना कोई रेहब सेंटर वहाँ पे था। तो मुझे घर ले गए, बेड पे रखा, और बेड पे रख के मेरी लाइफ कहाँ तक महदूद थी। सुबह चाय ले ली, फिर लंच लिया, लंच के बाद डिनर लिया, तो ऐसी मेरी लाइफ चलती गई। उसमें फिर बेड सोल्स हुए, उसमें पैर टेढ़ा हुआ, उसमें फिर एट्रोफी हुई, मसल स्पास्टी हुई, यूरिन में कंट्रोल चला गया। यूरिन इन्फेक्शन तो फ्रिक्वेंटली होता था, एक बार दवाई खा लो तो इन्फेक्शन ख़त्म होती थी, अगले बार एक दिन बीच में गैप तो अगली बार फिर इन्फेक्शन, फिर कॉन्स्टिपेशन। एक रेहब सेंटर नहीं था जो मुझे ये सिखाता है कि अगर आज आप देखोगे जहाँ भी रेहब सेंटर्स हैं, वहाँ 15 दिन में उसको एक पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल बताते हैं कि आपकी लाइफ कैसे चलेगी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे खाना है, हाथ साफ कैसे रहोगे, आप इन्फेक्शन से कैसे बचोगे, आप बेड सोर से कैसे बचोगे। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो सारे लोगों से कि इस स्पाइनल इंजरी पे ध्यान दें, कि स्पाइनल इंजरी तो ऐसी लगती है बस स्पाइनल कार्ड पर लग गया है, इसके बाद क्या होता है
एक उस आदमी को जिसको स्पाइनल इंजरी होती है उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी पे बास ही नहीं रहता है, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है दूसरे पे। और बदकिस्मती से जो उसके घर वाले होते हैं उन्हें भी स्पाइनल इंजरी पता ही नहीं होती है, उनको भी ये नहीं पता होती कि उसकी बॉडी क्या कर रही है, इसका मेंटल सेटअप कैसे चेंज होता है। तो अगर एक रिहैब सेंटर होगा, एक रिहैब सेंटर में 15 दिन में उसको बिल्कुल कंप्लीट एक सेटअप दे रहे हैं, भाई आप नहीं चल सकते हो, लेकिन आपके चलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, आप फिर भी कर सकते हो, ज़िंदगी चला सकते हो, लेकिन दूसरे तरीके से। इसलिए रिहैब का होना, और इन टाइम ऐसा ना हो कि जैसे मेरे को हुआ, मेरे 8 साल चले गए बेड पे, किसी ने ये नहीं कहा कि आप खुद फिर भी कर सकते हो। फिर धीरे धीरे मैंने कुछ किया, लेकिन इट टुक 8 लॉन्ग ईयर, जबकि एक रिहैब में 15 दिन में ये सब कुछ सिखा देते हैं। भाई आप कैसे पेशाब करोगे, आप व्हील चेयर पर कैसे आओगे, बेड से कमोड व्हील चेयर पर कैसे आओगे, व्हील चेयर से कमोड पर कैसे आओगे, रैम्प कितना होना चाहिए, खाना क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचोगे, आप बेड सोलो से कैसे बचोगे। ये एक रिहैब सेंटर में 15 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें मुझे 8 साल लग गए। मैं आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के.जे. सिंह एविएशन बार और उनकी टीम का आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसे संस्थान साईं आसरा ट्रस्ट को ढूंढ निकाला है जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत है। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट और लोग इस क्षेत्र में आगे आएंगे और अपना पूर्ण योगदान देंगे। I have been asked many times what Sai Asra is all about and why and how did Sai Asra happen. So I want to say, as the founder member of Sai Asra, that I had a friend, Manmeet Singh Dub, a quadriplegic, a dear friend who unfortunately has moved on, is not with us anymore today. But I saw his struggle. He was a quadriplegic who loved his mother very intensely and always wondered that what would happen to him if something happened to his mother. And this was his struggle. He searched all over the country for any place, any home, any center where he could go and live a life of dignity, where he would be well taken care of and not bullied by caretakers. A place where he could live happily and comfortably with people who understood him and who cared, just like his mother did. But unfortunately, he could find no such home, no such place in this country. He visited many Cheshire homes, many old people's homes, but could not find a place where he could live with dignity. He was 40 years old and unfortunately moved on. But moved on after putting me on the job and making sure that one friend of his lived on to make his dream come true. So we at Sai Asra have a vision of making a home for people with spinal cord injury. However, this is a very challenging task. So we are starting small with a rehab center, 20 beds, 5 beds or 4 beds of persons who will live with us permanently, and the rest as rehab center, people who will come, get rehabilitated and move on. And I hope move on with empowerment, move on knowing that there is a place they can return to and come to for love and for a richer and better life. We intend to provide a place for empowerment at every level, physical, by providing good medical facilities, caretakers, attendants, nurses, physiotherapists, occupational therapists, and all that is required, along with a team of visiting doctors. On the emotional level, we want to have peer counselors who will handle them with mental level and at the emotional level, telling them that life does not stop after an accident and a spinal cord injury. And we want to tell them that life does move on and they can do whatever they want to do, but just differently. And this is our vision. Furthermore, at the spiritual level, we want to have meditation and spiritual workshops to empower them internally so that they live a better, nobler, more dignified life and stop feeling that they are victims to life and circumstances. This is the vision of Sai Asra. And we are starting small today, but hope that tomorrow we can make a full-fledged home and rehab center
accommodating all those who require our love and care. Thank you. It's for the first time that a comprehensive center with an entire support ecosystem with doctors, with physiotherapists, with recreational facilities, and so it's a beautifully beautiful environment which will actually nurture people not only from a spiritual sustenance point of view but everything else. The model of Sai Asra that we are looking at it's an NGO. It'll be a for charity organization. And the last point that I want to mention in this is that we are very, very clear that this entire group that we are working on, that the governance standards must stand the scrutiny of total transparency. So all expenditures, all incomes, all donations that actually come into this cause will be monitored, will be audited, will be available to anybody who actually wants to see how money is actually being spent. And we'll be very, very happy to open up the books as and when it's required to be done, because that is something that we believe is absolutely important for an institution like this if it needs to create credibility. एक पल तो अब हमें जीने दो, ना 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 ना